हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के चिकित्सा स्थान चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम गुल्म चिकित्सा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो गुल्म के बारे में आचार्य चरक ने निदान स्थान में भी दे रखा है और निदान स्थान का गुल्म का एक सेपरेट वीडियो हम बना रखे हैं। आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गुल्म के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ डिटेल में बताई जा चुकी है। अभी यहाँ जो है कुछ और इन्फॉर्मेटिव और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले गुल्म की निरुक्ति जानते हैं। निरुक्ति के लिए एक और ख़ास बात कि निरुक्ति का जो ये श्लोका है, ना ही आचार्य चरक ने इसके बारे में निदान स्थान में बताया है, ना ही इस चिकित्सा स्थान में बताया है, जबकि बताया कहाँ है तो सूत्र स्थान में। ओके, क्या बताया इन्होंने निरुक्ति के बारे में? यस्य वायु प्रकोपितो गुल्म स्थाने अवतिष्ठते सोफम सशूलम जन्यन गुल्म तस्य उपजायते। तो गुल्म का जो मेन फैक्टर है वो वायु है, वात, वही प्रकोपित होगा और उसके बाद कहाँ जाएगा? गुल्म स्थान। 5 गुल्म के स्थान हैं जिसके बारे में आगे अभी बताया जाएगा। तो उस जगह पे जा कर के वो स्थापित होंगे, अवतिष्ठते, और जाने के बाद वहाँ पे करेंगे क्या? सोफम सशूलम। ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सोफ भी होगा और शूल भी होगा। जिस जगह पे वायु गुल्म स्थान में अवतिष्ठित होगा, जहाँ स्थापित होगा, वहाँ पर सोफ भी करेगा, स्वेलिंग भी करेगा, साथ साथ उसमें पेन भी होगा, ठीक है। सोफम सशूलम जन्यन गुल्म तस्य उपजायते, उसी को गुल्म जानते हैं। हाँ, एक और ख़ास बात मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे जो चरक संहिता हैं इनमें सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग याद कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है कि ग्लोबल आयुर्वेदा, डॉक्टर नीलिमा सिंह लोधी, आयुर्वेद समुच्चय, आयुर्वेद दीपिका, इनके साथ साथ गोविंद पारिक सर, इन सभी के जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनमें जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं इस PDF में हाईलाइट करके रख दिया हूँ और स्पेशली हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा UG का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो कवर होगा ही होगा, साथ साथ जो PG के लिए MCQ की तैयारी इसी के साथ साथ हो जाएगी। ओके, तो गुल्म के बारे में हम लोग जान चुके हैं। गुल्म के बारे में एक और बात यहाँ इन्होंने बताया है कि उदर प्रदेश में वायु से बनी हुई ग्रंथि का नाम गुल्म है, जो कि अभी हम लोग निरुक्ति से भी जान गए। तो जो आपके सामने में ये हाईलाइटेड जो भी सेंटेंस या वर्ड दिख रहे हैं, ये उन्हीं रेफरेंस बुक के से लिया गया है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट PG प्रिपरेशन में जो है प्रेफर करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गुल्म के कारण। तो गुल्म जो भी है, इनका निदान, इनका लक्षण, ये सभी आप लोग ऑलरेडी निदान स्थान में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड है, मैं बस उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो गुल्म जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि वात के वजह से गुल्म होता है। तो गुल्म का निदान वही होगा जो वातवर्धक आहार विहार जो हम लोग लेंगे उन्हीं के वजह से होगा, जिसके वजह से वात बढ़ेगा और जो है वात, जो अभी निरुक्ति में हमने देखा कि सोफम सशूलम, वो जो गुल्म स्थान है वहाँ जा कर के सोफ एंड शूल उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बताया इन्होंने कि विट, श्लेष्म, पित्त, अति परिश्रवाद ते एव वृद्धे, यानी जो विट स्टूल है उसका जो श्राव सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि डायरिया का केस है, ऐसा समझिए। तो बहुत ज़्यादा विट श्राव हो गया या श्लेष्म या पित्त का जो है बहुत ज़्यादा श्राव हो गया तो उसके वजह से वात बढ़ जाएगा, या फिर उसकी वृद्धि हो गई तो भी वात बढ़ेगी। ओवरऑल करना क्या है? वात बढ़ाना है। इसके अलावा और क्या हाईलाइटेड है वो कि विचेष्टितेर्वाह, विषम अतिमात्रा, जो शरीर की चेष्टा है उसको विषम रूप से करे या अति मात्रा में करे तो उसके वजह से भी क्या होगा? वात प्रकोपित होगा। उन्हीं के बारे में यहाँ दिया, कोष्ठे प्रकोपम समुपेति वायु, यानी कि जो हमारा कोष्ठ जो महास्रोतस है उसमें वायु प्रकोपित हो जाती है। तो ओवरऑल क्या हुआ? निदान हमारा ये विट हो गया, इन सभी का स्राव बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, विट श्लेष्म पित्त इन सभी का, या फिर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, एंड जो चेष्टा है वो विषम या अति मात्रा में किए तो हमारे जो महास्रोतस में वायु बहुत अधिक मात्रा में प्रकोपित हो गई। अभी जो हमने देखा कि निदान सेवन किया, उस निदान के वजह से क्या हुआ? वात एग्रेवेट हो गया। अब वात जो एग्रेवेट हो गया है, बढ़ गया है, वो तो शांत बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा? तो कफम च पित्तम, यानी कि कफ एंड पित्त इन सभी को दुष्ट करेगा, उसको एग्रेवेट करेगा, उसको बढ़ाएगा।
अब कफ और पित्त यदि बढ़ गया तो वो अब क्या करेगा, तो वो दुष्ट वायुरुद्ध्योन मार्गान, जो वायु का जो मार्ग है उसको जो है अब रोक देगा, अवरोध करेगा। यानी कि हमने निदान सेवन किया, उसके वजह से वात बढ़ा, वात बढ़ा तो वात क्या किया, कफ एंड पित्त को बढ़ा दिया, और कफ एंड पित्त यदि बढ़ गया तो ये क्या कर रहा है, अब वात के रास्ते को रोक दे रहा है। अब वात का मार्ग रुक गया तो वात क्या करेगा, अधो मार्ग से नीचे जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेगा, हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, बस्ती, इन सभी जगहों पे जा कर के वात अपने लक्षण के हिसाब से सूल उत्पन्न करेगा, पेन होगा। ठीक है। साथ साथ जो पकवासे वात के स्थान है, पित्त के स्थान एंड कफ के स्थान, पित्ताशय, कफाशय, इन सभी में स्वतंत्र या परतंत्र रूप से जा करके परिपिंडित्वाद गुल्मो, यानी कि पिंड का रूप धारण कर लेगा, जिसको हम गुल्म कहेंगे। और वो स्पर्श उपलब्ध है, स्पर्श जो है हम टच करने से जो पता चलेगा कि उस स्थान पे पिंड जैसा कुछ बन गया है, तो हम उसको गुल्म जानेंगे, वो स्पर्श से पता चलेगा। तो यही इसकी संप्राप्ति हुई। यानी कि निदान सेवन किया, वात बढ़ा, वात बढ़ा तो कफ एंड पित्त को बढ़ा दिया, कफ एंड पित्त बढ़ा तो वापस वात के मार्ग को रोक दिया। अब वात अपने रास्ते में नहीं गया तो जो भी पकवासे, पित्ताशय, कफाशय जो भी है वात पित्त कफ के स्थान, वहाँ जा करके स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से वहाँ पे पिंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको गुल्म कहेंगे, और उसको हम बाय टच, स्पर्श करने से उसको हम पता कर लेंगे, पता चल जाएगा। ओके। तो अब हम लोग जो है गुल्म के स्थान के बारे में जानते हैं। गुल्म के स्थान के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, निदान स्थान में पढ़े हैं। वो 5 स्थान होते हैं। बस्तौ च नाभ्यम हृदय पार्श्वयो स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच, ये 5 स्थान है। क्या क्या है, बस्ती, नाभि, हृदय एंड जो 2 पार्श्व हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल फ्लैंक्स, जो भी रीजन है, ये 5 स्थान जो है गुल्म के स्थान है। ओके। इसको हम यदि एब्डोमेन के 9 रीजन से कोरिलेट करेंगे ना, तो उससे भी पता चल जाएगा। नाभि हो गया, ठीक है, ये मान के चलिए आपका एब्डोमेन है, 9 रीजन है, तो इसमें एक तो नाभि हो गया, ठीक है। हृदय वाला रीजन ऊपर आ गया, ओके, वो थोड़ा डायफ्राम के ऊपर होता है, फिर भी मान लीजिए, कंसीडर कीजिए, ये हो गया। देन ये पार्श्व रीजन हो गया, ठीक है। तो बस्ती, नाभि, हृदय और ये जो बस्ती वाला रीजन, तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा एब्डोमेन कवर हो जाएगा इसमें। तो ये 5 स्थान होते हैं। ये मॉडर्न कोरिलेशन था, इसको यहाँ से ज़्यादा मतलब नहीं समझिए, बस ये 5 स्थान आपको याद रखना है गुल्म का। ओके। साथ साथ यहाँ गुल्म के 5 टाइप्स के बारे में भी बता दिया है पंचात्मकस्य। वो कौन कौन है, तो वो 5 दोष होते हैं, उनके बेसिस पे वात, पित्त एंड कफ जो होते हैं 5 दोष, उनके बेसिस पे होते हैं। यहाँ टाइप्स के बारे में एक और पॉइंट ये है कि गुल्म के टाइप्स के बारे में आचार्य चरक, सुश्रुत ये और काश्यप, ये तीनों तो बोलते हैं 5 हैं, जबकि वाग्भट जी जो है ये टोटल 8 तरह के गुल्म के बारे में बताया है। ओके। अब एक एक करके जो है जितने भी गुल्म है वात, पित्त, कफ, इन सभी का जो है लक्षण के बारे में जानेंगे। हालांकि निदान स्थान में दे रखा है, फिर भी इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है वातज गुल्म। तो वातज गुल्म का जो रूप है उसमें शिशिर ज्वर आया है। ओके। शिशिर ज्वर मीन्स ठंड लग के बुखार आता है, शीत लग के। यहीं पर जब हम लोग कफज गुल्म पढ़ेंगे तो उसमें शीत ज्वर वर्ड आएगा। ओके। तो दोनों में है, फीवर जो है ठंड लग कर ही आता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कफ जो है, कफ और वात दोनों में शीत गुण होता है, तो इसलिए दोनों में ठंड लग के बुखार आएगा। किसमें शिशिर और किसमें शीत है, तो कफ ज़्यादा ठंडा होता है। और शीत ऋतु में जो है हम लोग ये जानते हैं कि शिशिर एंड हेमंत, ये दोनों को मिला करके शीत कहते हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड है। जबकि शिशिर में जो है सिर्फ एक शिशिर ऋतु से हम लोग याद रख सकते हैं। तो बस ये याद रखने के लिए कि वात में शिशिर ज्वर है एंड कफ में शीत ज्वर है। ओके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि करोति जीर्णे अभि अधिकम प्रकोपम, ओके, एंड भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यश्च, यानी कि भोजन जो है जैसे ही हम करेंगे, भोजन करने के तुरंत बाद जो है गुल्म का जो प्रकोप है मृदु हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रकोप कम होगा। भुक्ते मृदुत्वम, भोजन करने के बाद। लेकिन जीर्णे अभि अधिकम प्रकोपम, जैसे ही भोजन जीर्ण हो जाएगा, पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, प्रकोप और बढ़ जाएगा। ओके। क्या हो गया यहाँ पे, भोजन जैसे ही किए
तो प्रकोप कम होगा, लेकिन उसके जीर्ण हो जाने के बाद, पचने के बाद प्रकोप बढ़ जाता है। ये वातज गुल्म है। यहीं पर जब हम लोग पित्तज गुल्म करेंगे तो पित्तज गुल्म में ये बताया है कि भोजन के जीर्ण के समय में, जिस समय में डाइजेशन हो रहा होता है, उस समय में प्रकोप बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट पित्तज गुल्म है। तो पित्तज गुल्म के निदान, जैसे वातज गुल्म में जो वातवर्धक आहार विहार जो भी होंगे जो वात दूषित करते हैं, वैसे ही पित्तज गुल्म में भी जो है पित्त को दूषित करने वाले, रक्त को दूषित करने वाले जो भी आहार विहार है उनके वजह से होंगे। ठीक है, कुछ यूनिक चीज़ है उन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ आम एंड अभिघात, यानी आम दोष को अधिक बढ़ जाने के वजह से भी है, एंड किसी भी तरह का जो अभिघात, इंजरी हो गया, चोट उट लग गया, तो उसके वजह से भी जो है रक्त दूषित होगा तो पित्तज गुल्म होगा। ओके, तो ये निदान था। पित्तज गुल्म का लक्षण पे आते हैं। तो इसके लक्षण में जो है क्या क्या है, वदन अंगराग, वदन जो मुख होते हैं और जो अंग जो शरीर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, राग रक्त वर्ण का हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा। वैसे भी पित्त का रक्त के साथ सिमिलरिटी होता है, इसीलिए रक्त वर्ण का हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूलम महज जीर्यते भोजने चो, महत सूल बहुत ज़्यादा पेन होगा, कब, तो जीर्यते भोजने चो, भोजन के जीर्यते पाक अवस्था में, डाइजेशन के टाइम में, जिस समय में भोजन का डाइजेशन हो रहा है, जो पाक काल है, उस समय में बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो वो पित्तज गुल्म का लक्षण है। जबकि आफ्टर डाइजेशन, जीर्ण हो जाने के बाद जो है पेन होगा, तो वो वातज गुल्म का लक्षण है। ओके, इसके अलावा और क्या है, व्रण वच गुल्म, यानी कि इसमें व्रण जो होता है, अल्सर जो है, वैसा गुल्म होगा ये। एंड स्पर्श असह, इसको टच करने पे पेन होगा, टेंडरनेस फील होगा। नेक्स्ट है कफज गुल्म। तो कफज गुल्म के निदान वही हैं, कफवर्धक आहार विहार जो भी होंगे वो सब आएंगे। और इसके जो रूप हैं वो ये देखिए आप, शीत ज्वर, हमने वातज गुल्म में देखा था शिशिर ज्वर था, यहाँ पे क्या है, शीत ज्वर है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। देन इसमें आएगा शैत्य, यानी कि जो शरीर है ना वो शीतल होगा, ठंडा रहेगा शरीर। साथ साथ रुक अल्प, जो रुजा जो पेन होता है वो कम होगा इसमें। एंड कठिन उन्नतत्वम, जो गुल्म स्थान है वो थोड़ा कठिन होगा, जो हार्ड होगा, एंड थोड़ा उन्नत है, उभरा हुआ रहेगा। तो ये ऐसा फीचर्स आएगा, ये सारे लक्षण है, तो हम समझेंगे वो कफज गुल्म है। इसके बाद जो द्वंद्वज गुल्म है, ये अलग से इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, यहाँ प्रकृति समसंवेद वाला कॉन्सेप्ट आता है इसलिए। तो द्वंद्वज गुल्म में दो दोषों के मिलने के वजह से जो गुल्म होता है वही द्वंद्वज है। दोनों दोषों का जो है मिश्रित लक्षण इसमें होंगे। नेक्स्ट है त्रिदोषज गुल्म। त्रिदोषज गुल्म को हम लोग नीचे गुल्म भी कहते हैं। ओके, निदान स्थान में आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड त्रिदोषज गुल्म जो है ये असाध्य होता है, ठीक है, दारुण वर्ड उसके लिए लिया गया है, दारुण से भी थोड़ा बहुत हम असाध्यता को लेते हैं। ओके, अब असाध्य क्यों होता है उसके पीछे रीज़न ये बताया है कि महारुजम, रुजा मीन्स पेन होता है, और महा मीन्स बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना होता है उसमें। दाह परीत, यानी कि बहुत ज़्यादा दाह होता है उसमें, बर्निंग जैसा फील होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। अस्मवद घन उन्नत, अस्म जो पत्थर होते हैं उस पत्थर के जैसा क्या होगा, कठिन होगा और उन्नत होगा, ऊंचा उठा हुआ होगा। एंड शीघ्र विदाही, बहुत ही जल्दी विदाह को प्राप्त करने वाले होते हैं। साथ साथ ये क्या करते हैं कि मन, शरीर, अग्नि एंड बल, इन सभी को क्या करते हैं, नष्ट कर देने वाले होते हैं। मन, शरीर, अग्नि, इन सभी के बल को नष्ट कर देने वाले होते हैं, इसीलिए त्रिदोषज गुल्म को असाध्य माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रक्तज गुल्म। ठीक है, तो रक्तज गुल्म का जो निदान है वो भी देख लेते हैं। उसके निदान के बारे में इन्होंने बताया है, ऋतुवान न आहारत्या, यानी कि ऋतुकाल है और उसमें जो है आहार नहीं लेती है, ना आहारत्या, ऋतुकाल में भोजन नहीं करती है। एंड भयन, उस समय डरती है। एंड विरुक्षण, जो रुक्ष आहार विहार होते हैं वो ले रही है। एंड वेग विनिग्रह, जो मलमूत्र के वेग हैं उनको धारण कर रही है। ठीक है, साथ साथ समस्तंभ, जो रक्त स्तंभक मेनली होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो भी आहार लेते हैं, विहार लेते हैं, या फिर औषध, इन सभी को जो लेती हैं लड़कियां, ठीक है, उन सभी के वजह से। एंड उल्लेखन, यानी वमन करने के वजह से। एंड योनि दोष,
ठीक है, या योनि दोष हो। तो इन सभी सिचुएशन में यदि स्त्री को गुल्म होता है तो वो रक्तज गुल्म कहलाता है, और ये सारे जो है उनके निदान हैं। ओके, यहाँ स्त्री वर्ड इसलिए लिया हम, इस पे एम्फेसाइज दे रहा हूँ क्योंकि आचार्य चरक ने सिर्फ स्त्रियों के लिए रक्त गुल्म को बताया है, जबकि क्षारपानी जी ने बताया है कि जो रक्तज गुल्म है वो पुरुष को भी होता है। जो स्त्री को जो गुल्म हो रहा है वो मेनली आर्तवजन्य गुल्म है। ओके, और जो आर्तव में भी रक्त ही होते हैं, लेकिन उसको आर्तवजन्य गुल्म उन्होंने माना है, और यदि रक्तजन्य गुल्म है तो वो पुरुष को भी होता है। ये क्षारपानी का मत है। ओके, देन रक्तज गुल्म का जो है रूप है उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बताया, यह स्पंदते पिंडित एव न अंगे चिरात शशूलम समगर्भलिंग सरोधिर स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यति में 10 में चिकित्सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, समगर्भलिंगम जो ओरिजिनल प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक है, जो गर्भवती महिला है, उन्हीं के जैसा सिमिलर लक्षण इसमें आते हैं। ठीक है, उन्हीं के जैसा गर्भ का आकार बढ़ेगा, 2 हृदय वाले जो भी लक्षण है वो सारे रूप इसमें आएंगे। ओके, लेकिन यूनिक चीज़ क्या है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 मंथ के बाद में जो गर्भ है तो उसका अंग विकास होता है, तो उसमें स्पंदन होता है। तो इसमें 3 मंथ में जो है स्पंदन नहीं आता है। इसमें स्पंदन तो आता है लेकिन उसके अंग में नहीं आता, ना अंग में स्पंदन नहीं आता है। तो किस में आता है, उसके पिंड में। पिंड की वजह से ही गुल्म तो बनता है, इसीलिए यह स्पंदते पिंडित, पिंड में स्पंदन आता है, अंग में नहीं आता है। और साथ साथ जो स्पंदन आता है वो चिरात मीन्स देर से आता है, 3 मंथ में नहीं आता है, बाद में आता है। ओके, तो ये बात इसमें बताया। गर्भ के जैसे लक्षण तो होंगे, साथ साथ स्पंदन भी होगा, लेकिन अंग में, हाथ पैर, इन सभी में स्पंदन नहीं होगा, क्योंकि हाथ पैर में स्पंदन होने की वजह से असली गर्भ होना चाहिए, असली एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो तो होता नहीं है इसमें। ओके, इसमें तो पिंड बनता है, इसीलिए स्पंदन होता है, उस पिंड में होता है, वो भी वात के गुण के कारण। वात का ही गुण होता है स्पंदन, मूवमेंट, सब कुछ, इसीलिए स्पंदन होगा, लेकिन उस पिंड में होगा। ओके, एंड देर से होगा चिरात, एंड सशूल, साथ साथ पेन भी होगा उसमें। ठीक है, तो स्त्री भव एवं गुल्मो। और इसमें क्या ट्रीटमेंट के बारे में बताया इन्होंने, मासे व्यति में 10 में चिकित्सा, 10 मंथ बीत जाता है उसके बाद ही चिकित्सा करना चाहिए इसका, ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि उस समय में ये USG वगैरह तो कुछ हुआ नहीं करता था कि सोनोग्राफी कर ले और पता कर ले कि हाँ ट्रू प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता था। इसीलिए जो है उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं करना था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ओरिजिनली प्रेगनेंसी हो, और उस केस में यदि उसको गर्भस्राव वगैरह कुछ कराने का जो औसत देंगे तब तो गर्भपात असली में बच्चे की मृत्यु हो जाती ना। इसीलिए 10 मंथ तक इंतज़ार करते हैं, उसके बावजूद भी यदि लेबर नहीं होता है तो समझ में आता है कि हाँ ये हो सकता है, इसीलिए 10 मंथ बीत जाने के बाद ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट जो है सभी गुल्म की जो है एक एक करके चिकित्सा जो है इसको पढ़ना है, तो आई थिंक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा मिनट पढ़ना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ओके।